वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सीए फाउंडेशन में भी है और सीए इंटर में भी है, और ये 11th-12th में हम लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं आमतौर पर, सीबीएसई में तो है नहीं। और ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स हैं, इसको मैं आपके जो नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स हैं उनका बाप कहता हूं, क्योंकि इसके मुकाबले काफ़ी सरल है। वो इसमें वैरायटी है, क्योंकि देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के हो सकते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक स्पोर्ट्स क्लब है, एक लिटरेचर से रिलेटेड क्लब है। तो चूंकि अलग अलग तरह के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इसलिए इसका दायरा ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये लेक्चर प्रमुख रूप से मैं सीए फाउंडेशन के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं, जो नो डाउट सीए इंटर में भी फ़ायदा ही देगा। और उसमें भी मैं केवल एक पॉइंट कवर कर रहा हूं, और वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यदि आप इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको मेरे वीडियो सुनकर फ़ायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं आपको सभी चैप्टर्स पर फुल लेंथ, जिसको वन स्टॉक लेक्चर्स कहते हैं, लंबे होते हैं लेकिन सारा कवर हो जाता है, ऐसे लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको केवल फंड बेस्ड अकाउंटिंग को कवर कर रहा हूँ। क्या होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग? देखिए, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक ऐसे स्कूल की कल्पना करते हैं जहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उनके मेरिट बेसिस पर बेहतरीन पढ़ाई और करिकुलम एक्टिविटीज़ में वो स्कूल ध्यान देता है। अब यहाँ पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बताऊं कि सपोज़ कीजिएगा कि वो मेरिट स्टूडेंट्स, स्कॉलर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहता है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को। तो वो अपने मेंबर से या आम जनता से डोनेशंस मांगेगा, कहेगा कि साहब आप इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ दीजिए। और देने वाला जब इस पर्पस के लिए देगा कि जो बढ़िया पढ़ने बच्चे उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए तैयार किया जाए, तो बट नेचुरल है कि देने वाला जिस उद्देश्य से पैसा दे रहा है उसी उद्देश्य पर खर्च होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का ये कहना नहीं भैया बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे आगे होना चाहिए, और वो स्पोर्ट्स के लिए कहता है ये मैंने 1 लाख दिया और इसको स्पोर्ट्स पर खर्च कीजिए, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को उस पैसे को स्पोर्ट्स पे ही खर्च करना चाहिए। अब आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको पुरानी बैलेंस शीट में, मान लेते हैं इस संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, शुरुआत करने के लिए अपन सरल लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको रिसिट साइड में, रिसिट पेमेंट में, रिसिट साइड में दिया हुआ है डोनेशंस रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1 लाख, और पेमेंट साइड में लिखा है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ 70,000। आमतौर पर देखिएगा, अगर हम इनकम टैक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर इनकम आपके इनकम में आनी चाहिए, और इसलिए 1 लाख रुपए जो मिला है आपको, इसको इनकम में बताया जाना चाहिए। लेकिन एकेडमिक रूप से हम लोग क्या करते हैं कि ये 1 लाख रुपया जो आपको मिला है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ही मिला है, जिस पर आपने 70,000 एक्सपेंड किया है, यानी अभी भी आपके पास 30,000 स्पोर्ट्स पर खर्च करने के लिए रखा हुआ है।
और ऐसी स्थिति में इस आइटम को आप सीधे बैलेंस शीट में डील करेंगे। बैलेंस शीट में डील करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप लायबिलिटी साइड में लिखिएगा स्पोर्ट्स फंड, अंदर लिखेगा रिसिट्स 1 लाख, एक्सपेंसेस 70,000 और बैलेंस 30,000 बाहर कर दीजिएगा, जो फ्यूचर के प्रति टुवर्ड्स फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है कि वो 30,000 रुपये स्पोर्ट्स पर खर्च करे। आप नेट भी बता सकते हैं स्पोर्ट्स फंड 70, मुझे लगता है वर्किंग करके बताया जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर नॉट पर प्रॉफिट में जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो वर्किंग वाले होते हैं, अर्थात प्लस माइनस वगैरह करके बताया जाता है। ये मैंने एक सरल सा उदाहरण लिया। अर्थात अब मैं यहाँ कहूँ, मैंने कहा था डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, मैंने सीधे बैलेंस शीट में डील करवाया। अगर मान लीजिए रिसिट में केवल लिखा हो डोनेशंस, कुछ नहीं बताया है पूरे सवाल में कहाँ लिखना है, तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिख देंगे, ये नॉर्मल रूटीन इनकम मानी जाएगी। लेकिन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ कि जिस पर्पस के लिए मिला है उसी पर खर्च करना है। अगर हमने इसको इनकम एक्सपेंडिचर में बता दिया होता तो प्रॉफिट 30,000 रुपये बढ़ जाता, क्योंकि आपकी इनकम होती 1 लाख, एक्सपेंस होता 70,000, और जो प्रॉफिट इस वक्त मैंने जो बताया उसके हिसाब से मान लीजिए प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख रुपए, और अगर ऐसा करते आप तो प्रॉफिट आता 1,80,000, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट होने की वजह से आप किसी भी एक्टिविटी में उसको खर्च कर देते हैं, तो इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। आपको ऐसे ही करना है, बैलेंस शीट में ही बताना है। अब यहाँ पर हम एक और कल्पना करते हैं कि आपको डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट तो मिले 1 लाख, खर्च कर दिया आपने 1,10,000। पहले तो देखिए ये नहीं होना चाहिए आमतौर पर, जहाँ पर, क्योंकि अब देखिए किसी ने 1 लाख आपको खर्च करने को दिया, आपने 1,10 खर्च कर दिया, यानी आपने रूटीन की इनकम से 10 और खर्च कर दिया। उस क्लब के बायलॉज क्या कहते हैं वगैरह नहीं मालूम, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जब होगा तो वो आपत्ति लेंगे कि साहब आपने उसमें ज़्यादा क्यों खर्च कर दिए। पर चलिए हम मान लेते हैं ये सब चीज़ें हमें आमतौर पर सीए फाउंडेशन लेवल पर नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में 1 लाख आपको मिला है, 1,10,000 आपने खर्च किया है, फंड में कुछ नहीं बचा है, और इसलिए अब आप नॉर्मल एक्सपेंस में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000 या स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 10,000। आप वर्किंग करके भी बता सकते हैं एक्सपेंसेस साइड में, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 1,10,000 लेस डोनेशंस रिसीव्ड 1 लाख, और अब 10,000 बाहर बता दें। पॉजिटिव होता तो बैलेंस शीट में बताना है, निगेटिव हो गया तो यहाँ डाल देना है। ये बहुत एक सरल सी बातचीत मैंने की। यहाँ एक बार बीच में फिर से ही कह दूँ, ये मैं केवल फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप पूरा व्यवस्थित सुनना चाहते हैं, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ आता ही नहीं है या आता है पर घबराहट होती है कि सब ये चैप्टर तो बहुत कठिन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। हाँ, एक और बात, मैं भी खुद भी बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पर, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, मोटिवेशन नहीं मिलता है सामने वाले को, और इसलिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो नो डाउट मुझे भी फ़ायदा दिखेगा, और फिर मैं आपके फ़ायदे के लिए और वीडियोस बना दूंगा, पूरा सिलेबस ही कवर कर दूंगा जी। चलिएगा, तो अब अपन यहाँ पर ये मेरे लिए बात करने के बाद अब आपकी बात करते हैं कि अब मान लेते हैं कि पुरानी बैलेंस शीट में, गए साल की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी कई बार बैलेंस शीट नहीं दी जाती है। ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आपको बनानी होती है, तो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड है। लायबिलिटी में लिखना है आपको पुरानी बैलेंस शीट बनाते समय, जो वर्किंग नोट में आप बनाते हैं। वैसे आपको बैलेंस शीट दी जानी चाहिए प्रीवियस ईयर की, लेकिन नहीं दी होती है, आपकी परीक्षा लेते हैं वो, और इसलिए आपको वर्किंग नोट में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते समय 5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड लिखना है।
अब एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें, मान लेते हैं ये बैलेंस शीट जो प्रीवियस ईयर की है, ये है 31 मार्च 24 की जो आप बना रहे हैं, और ईयर आप जो डील कर रहे हैं वो है 24-25 के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है नीचे कि स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% पर एनम। तो आपको पुरानी यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख कितना 5 लाख मान लेते हैं, 5 लाख, जो 5 लाख है वो पूरा इन्वेस्टेड है। अब यहाँ पर एक बात, 31 मार्च 24 को इस क्लब के पास या इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 लाख का स्पोर्ट्स फंड था और वो पूरा का पूरा इन्वेस्टेड था, जो आपने पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट में रिस्पेक्टिवली फंड और इन्वेस्टमेंट बता दिया है। अब इस पर 10% जो लिखा है तो इसका मतलब है 50,000 रुपये आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। मैं सीधा सच्ची बात करता हूँ कि आपके रिसिप्ट में लिखा हुआ है, तो रिसिप्ट पेमेंट स्टेटमेंट में टू इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 50,000। अगर नहीं लिखा हो, मान लो 30 ही लिखा है, तो आपको 20,000 रुपये एक्रूवल की रिकॉर्डिंग करनी है, जो मैं आगे बताता हूँ। तो 50,000 रुपये आपको इंटरेस्ट आया है, ऐसा मान लेते हैं। अब बाकी इस साल कुछ डोनेशन आए, कुछ एक्सपेंस हुआ है, जो सब पहले बताया 1,70,000। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप नई बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे लाइबिलिटी में, डोनेशन 1 लाख आया उसको ऐड करेंगे, इंटरेस्ट 50,000 आया वो भी नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर को न बताते हुए, मतलब इनकम में नॉर्मल इनकम में न बताते हुए उसको यहाँ जोड़ेंगे। अर्थात लाइबिलिटी साइड में 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख के डोनेशंस, 50,000 का इंटरेस्ट, ऐसे 6,50,000 लिखेंगे। और फिर उसमें से स्पोर्ट्स पर का आपने जो एक्टिविटीज़ पर खर्च किया होगा वो माइनस करके और फिर बैलेंस बाहर बता देंगे। मान लो 70,000 है तो 6,50,000 में से 70,000 माइनस करके 580 आप बैलेंस शीट में बाहर बता देंगे। बैलेंस शीट की असेट में आपको इन्वेस्टमेंट फिर से 1 लाख रिपीट करना, क्योंकि आपको मालूम है कि पुरानी बैलेंस शीट के जिन आइटम्स में कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है वो एज इट इज़ नई बैलेंस शीट में भी आते हैं। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोलूँगा मैं, जो मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ। फंड की इनकम फंड को और फंड के खर्चे फंड से, यहाँ को स्टैंड फॉर एडिशन एंड से स्टैंड्स फॉर माइनस। अर्थात कोई भी फंड की इनकम अगर है तो फंड में ऐड करना है, और फंड का कोई भी खर्चा है तो वो आपको उसको उसमें से माइनस करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का आपको बेनिफिट होगा। आपको क्या चाहिए, आपको इसमें क्या अच्छा लगा। बहुत छोटा वीडियो है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसमें और क्या चाहते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।